हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जमालपुर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो जमालपुर वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 2 अप्रैल 2022 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। जिसके लिए कैंडिडेट की अगर बात करें तो पूरे 2 घंटे का समय कैंडिडेट को दिए गए थे और साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे यानी 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें इस पेपर की तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए हैं IR कैमटेक इज लोकेटेड इन, यानी जो IR कैमटेक है वो कहाँ पर स्थित है। तो IR इंडिया रेलवे कैमटेक जो है हमारा सेंटर फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि इंडियन रेलवे के एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संस्था है, ये कहाँ सिचुएटेड है तो यह ग्वालियर के अंतर्गत यह सिचुएटेड रहते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैमटेक जो है वह भारतीय रेलवे के जो जितने भी एसेट्स वगैरह है उसको अच्छे से अपग्रेड किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड जो टेक्निकल समस्याएं वगैरह आती है उसको निजात दिलाने में यह IR कैमटेक सहयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर कॉप्मो डील्स विथ, यानी कॉप्मो है वो किससे संबंधित है। कॉप्मो का अगर बात करें पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, यानी जो कॉप्मो है वो सीधे सीधे जितने भी वर्कशॉप है उसके मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड यह संस्था है। जिसमें अगर बात करें हम तो यह मेनली जो हमारे स्पेसिफिकेशन और प्रिक्यूरमेंट वगैरह मशीन्स के होते हैं वर्कशॉप के अंतर्गत उनके या रिलेटेड या डील्स करता है। तो यहाँ पर जो अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो ट्रैक्शन मोटर्स आर यूज्ड ऑन आवर डीजल लोकोज आर मीन्स डीजल लोको, हमारे डीजल इंजनों पर उपयोग किए जाने वाले जो ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं वह हमारा AC और DC दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच पार्ट ऑफ द लोकोमोटिव्स रेगुलेट्स फ्यूल इनपुट्स एज पर जनरेटर डिमांड ऑन इंजन RPM। यहाँ पर अगर बात करें हम तो पूछा जा रहा है जो लोकोमोटिव का कौन सा हिस्सा जो जनरेटर की मांग और इंजन की RPM के अनुसार ईंधन इनपुट को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा जनरेटर का डिमांड है या इंजन का डिमांड है उसके अनुसार जो फ्यूल को रेगुलेट करने का काम करता है लोकोमोटिव्स के अंतर्गत, उसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। यह हमारा जितनी भी डिमांड है कितने सप्लाई करना इसको वो अपने हिसाब से वह मेंटेन करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हैंड ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड इन, हैंड ब्रेक प्रोवाइड कहाँ पर किया जाता है। तो मेनली अगर बात करें जो हमारे वैगन्स जो होते हैं 8 व्हीलर वैगन्स, जिसमें हमारा 2 ट्रॉली होते हैं 4-4 चक्कों का, इस प्रकार अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर बात करें हम तो ब्रेक वान में भी लगा होता है हमारा, जो हमारा गार्ड वान होता है कोचेज का वहाँ पर भी हैंड ब्रेक का प्रावधान रहता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जितने भी मालगाड़ी वगैरह होते हैं वहाँ पर प्रत्येक वैगन में ये हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वन डिसएडवांटेज ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग ओवर लैमिनेटेड स्प्रिंग इज, मीन्स लैमिनेटेड स्प्रिंग पर जो कॉइल स्प्रिंग का एक नुकसान है वो क्या हो सकता है। तो जितने भी हमारे कॉइल स्प्रिंग है
लेमिनेटेड स्प्रिंग के मुकाबले जो उसके सेंटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको लैकनेस में दिखती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द बेसिक पर्पस ऑफ डीए बल्ब इज रिलेटेड टू, यानी डीए बल्ब का जो बेसिक पर्पस है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि डीए बल्ब जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एडमिशन बल्ब होता है, जिसका काम होता है जो हमारा ब्रेक अप्लाई जो एक्सपीरियंस करते हैं हम उसके रिलेटेड यह होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यह ब्रेकिंग से रिलेटेड यह होता है और डीए बल्ब का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एडमिशन बल्ब होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो पूछे गए हैं द फोर्स एग्जर्टेड बाय लोकोमोटिव्स एट रेल व्हील कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, मीन्स जो रेल व्हील कॉन्टैक्ट पर जो लोकोमोटिव्स के द्वारा जो फोर्स एग्जर्टेड किया जाते हैं उसे हम ट्रैक्टिव इफोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रेल इज नॉर्मली अराउंड, मीन्स पहिए और रेल के बीच जो घर्षण का गुणांक आमतौर पर लगभग कितना होता है। तो यह अप्रोक्स 0.25 के अप्रोक्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पैसेज फ्रॉम वन कोच टू अनदर इन अ रनिंग ट्रेन इज प्रोवाइडेड बाई, चलती हुई ट्रेन में अगर एक कोच से दूसरे कोच तक जाने की अगर बात करें पाथवे की तो यह जो प्रोवाइड करवाया जाता है इसे हम वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप रनिंग ट्रेन में भी एक कोच से दूसरे कोच में आप ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो विच डिजाइन फीचर्स इन अ कोच मेक्स इट सेफर फॉर पैसेंजर इन केस ऑफ अ कोलिजन, इस एक कोच में कौन सी डिजाइन सुविधा टक्कर के मामले में यात्रियों के लिए इसे सुरक्षित बनाती है। तो अगर बात करें जब भी कोलिजन अगर होता है कोचेज का उस मामले अगर बात करें पैसेंजर के लिए सेफ्टी का तो यह डिजाइन जो है वह एंटी टेलीस्कोपिक जो फीचर्स होता है वह इससे सेफर महसूस कराते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम द कोड ऑफ अ 2 टियर एसी कोच इज, मीन्स जो 2 टियर एसी कोच के लिए जो कोच कोड होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर देख ले यहाँ पर जो CW होता है उसे हम सेकेंड टियर से डिनोट करते हैं और AC हमारा होता है एयर कंडीशन होता है। तो यहाँ पर एज पर ऑप्शन देखिए अगर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का ऑप्शन मेंशन है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ACCW। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम पिक आउट द ऑड डेजिग्नेशन, यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशन का नाम दिया गया है जिसमें यहाँ पर ऑड फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबसे अलग है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ADME का, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है जो कि रेलवे बोर्ड लेवल पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो CRAC यानी चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर होते हैं या जोनल स्तर पर के जो ऑफिसर्स होते हैं। CMP की अगर बात करें तो यह चीफ मोटिव पावर इंजीनियर होते हैं, ये भी जोनल स्तर का ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो CWE यह भी चीफ वर्कशॉप इंजीनियर होता है, ये भी देखा जाए तो यह जोनल स्तर का ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पर फाइंड आउट करें अगर ऑड डेजिग्नेशंस की तो ADME इसका ऑड डेजिग्नेशन हो जाएगा जो कि रेलवे बोर्ड स्तर पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है POH ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ, यानी जो बॉक्सन वैगन का जो POH किया जाता है वह कितने अंतराल पर किया जाता है। तो इसका अगर बात करें हम तो पहला जो POH किया जाता है फर्स्ट
अगर बात करें मैन्युफैक्चर्स के बाद तो वह 6 ईयर्स होता है, लेकिन अगर बात करें आफ्टर सब्सिक्वेंट पीरियड की तो वह 4.5 ईयर्स होता है, जिसे अगर मंथ में अगर कंसीडर करेंगे तो आपका 54 मंथ्स के अंतराल पर वोक्सवैगन का POH कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 54 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ वर्न बिल प्रोफाइल इज डैश mm, यानी जो वर्न बिल प्रोफाइल की जो अधिकतम निकला हुआ जो किनारा वाला मोटाई होता है थिकनेस, वो कितने mm के होते हैं। तो इसकी अगर बात करें थिकनेस की, जो हमारा वर्न बिल प्रोफाइल का जो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस होता है वो हमारा 29.4 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज डैश mm, यानी जो गुड्स वैगन के लिए जो मैक्सिमम बफर हाइट होता है वो कितने mm के होते हैं। यह 1105 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज डैश, यानी जो के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक यहाँ पर पूछा गया है, जिसका प्रयोग मेनली जो हमारे BMBC या BMBS टाइप के जो कोचेज होते वैगन्स होते हैं उसमें यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी घर्षण गुणांक जो होता है वह 0.525 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो प्रशासनिक गाड़ी के लिए जो परिवहन कोड होता है उसे हम RA से डिनोट करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीनिंग ऑफ TQM इज, यानी TQM का जो फुल मीनिंग होता है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है EOT क्रेन हैज डैश मोशंस, यानी EOT जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जिसका प्रयोग मेनली जो हमारे ROH, IOH या जो वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में किए जाते हैं वन ऑब्जेक्ट को अनदर प्लेस पर मूवमेंट कराने के लिए, जैसे कि जो हमारा क्रेन जो वैगन को लिफ्ट करना हो या वन प्लेस से अगर दूसरे प्लेस तक मूवमेंट कराना हो, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड क्रेन का ही प्रयोग करते हैं। इसमें मेनली 3 तरह के मोशंस होते हैं, जिसमें होस्टिंग मोशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो उसे हम एक ट्रैवल मोशन के तौर पर जानते हैं। दूसरा, जब हम ये वन लाइन से दूसरे लाइन में अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर मूवमेंट कराते हैं तो उसे हम क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट करते हैं बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जब सेम पाथवे में जब वन प्लेस से अगर अनदर प्लेस पर ले जा रहे हैं तो उसे हम लॉन्ग ट्रैवल मोशंस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार EOT क्रेन में मेनली 3 तरह के मोशंस होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वर्क ऑफ लिमिट स्विच इज, यानी जो लिमिट स्विच का जो वर्क होता है वो क्या होता है। तो इसका जो वर्क होता है वो क्रेन को अगर स्टॉप करना हो या लिमिट स्विच का ही कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू स्टॉप क्रेन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीनिंग ऑफ PCO इन वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जो PCU होता है उसका अर्थ क्या होगा। तो यह प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड समस्या को उसमें कैसे सुधार वगैरह किया जाए, कैसे उसे मैन्युफैक्चर्स में, तो इससे रिलेटेड वह देखता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि PCO का फुल फॉर्म होता है। यह वर्कशॉप का एक संस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ डैश, यानी जो गियर टीथ बनाने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है
उसे हम माइलिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर, यानी HTTP का क्या अर्थ होता है। तो HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो यहाँ पर बात करें हम, जिसे आप कभी कभी जब आप क्रोम वगैरह करते होंगे तो यहाँ पर HTTP वेबसाइट से पहले लगा होता होगा, फिर इस तरह से स्लैश होता है। तो यही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि हमारा जब भी हम कोई कंप्यूटर पर नेटवर्क वगैरह वर्क कर रहे हैं तो इस दौरान हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड हो किसी भी साइट, तो इस दौरान HTTP ही हमारा सिक्योर करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बूट बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वैगन ट्रॉली, यानी जो BLC वैगन ट्रॉली में जो ट्रॉली के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उसे हम कास्ट स्टील के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, यहाँ पर ATL के बारे में पूछे जा रहे हैं, जो कि हम कंटेनर को लॉक और अनलॉक करने के लिए यूज में लेते हैं। तो उसका संख्या BLC वैगन में प्रत्येक जो कार होते हैं उसमें नंबर्स कितने नंबर्स में होते हैं, तो इसकी संख्या टोटल 8 की संख्या में होता है प्रत्येक कार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ CNC मशीन, यानी जो CNC मशीन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा। तो CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है, जो कि हम यूज में लेते हैं माइलिंग, बोरिंग या ड्रिलिंग वगैरह करना होगा। तो उस दौरान हम जो व्हील लेथ्स वगैरह जो हम करते हैं वो हम CNC मशीन के ही सहारे करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाए, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन, यानी CNC मशीन के उपयोग में क्या एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर एडवांटेज की अगर बात करें, क्या एडवांटेज नहीं है CNC मशीन का लाभ, तो इस केस में अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारा हायर फ्लेक्सिबिलिटी की हमारा इसमें एडवांटेज होता है, साथ ही साथ हमारा क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ जो हमारा स्क्रैप का रेट है उसको रिड्यूस काफ़ी हद तक करता है। लेकिन अगर बात करें हम कंपोनेंट्स के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का, तो इसमें CNC मशीन जो हमारा है वो एडवांटेज नहीं देता है, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी पूछा गया है कि नॉट एडवांटेज की रिगार्डिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर कोरोजन रेसिस्टेंस, निम्न में से किसमें उच्च संक्षारण प्रतिरोध है। तो जो हमारा बिल्डिंग ज्वाइंट्स जो होते हैं हमारा वो काफ़ी हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन आर्क बिल्डिंग द 3 एलिमेंट टू बी कंट्रोल्ड टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री बिल्डिंग ऑपरेशंस आर, यानी जो आर्क बिल्डिंग में जो संतोषजनक बिल्डिंग ऑपरेशन प्राप्त करने के लिए जो नियंत्रित किए जाने वाले 3 तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। जब भी हम आर्क बिल्डिंग में अगर हमने काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री बिल्डिंग ऑपरेशन की अगर रिक्वायरमेंट हो, तो इसमें जो 3 एलिमेंट्स हमारा कौन कौन से कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें हम बात करें अगर करंट को, वोल्टेज और स्पीड ऑफ ट्रैवल जो हम ट्रैवल करते हैं मूवमेंट, तो उसके तीनों कंट्रोल करने की हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो आग होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो फायर एक ट्रायंगुलर शेप में डिनोट किया जाता है, जिसमें हमारा वन साइड फ्यूल होता है, अनदर साइड जो हमारा ऑक्सीजन के लिए जो O2 से डिनोट करते हैं, और एक हमारा होता है तीसरा कॉम्बिनेशन हीट होता है। यानी फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा फायर का कॉम्बिनेशन फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इम्प्रूव्स, जो प्रिवेंटिव यानी निवारक रख रखाव में सुधार होता है। जब भी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर करते हैं तो इससे हमारा जो मशीन की प्रोडक्टिविटी है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मशीन की प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। पीटीओ का अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो यह प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है। यह रेलवे के जितने भी कर्मचारी है, ऑफिसर्स है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक का, प्रत्येक को फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट उसे 4 पीटीओ प्रत्येक ईयर्स दिए जाते हैं। जब उसको ज्वाइनिंग हो जाए, आफ्टर ज्वाइनिंग शुरू से ही 4 पीटीओ प्रत्येक वर्ष उसे ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी सारे तरह के कर्मचारी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें, तो विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट रिटर्न करंट फ्लो थ्रू एक्सल बियरिंग, यानी एक्सल बियरिंग के माध्यम से रिटर्न करंट को फ्लो को रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करें हम, जो एक्सल से हमारा जो करंट फ्लो होता है, रिटर्न करंट को अगर प्रिवेंट करने का अगर काम करता है, तो इसमें हमारा व्हील सेट जो हम अर्थिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो हमारा प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा जो रिटर्न करंट जो बियरिंग के थ्रू पासेस होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम यह करता है, जिससे हमारा जो बियरिंग के फेलियर का चांस है उसे हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट वॉक्सवैगन वैगन फर्स्ट पीओएच, यानी नया बना वॉक्सवैगन वैगन का अगर पहला पीओएच अगर किया जाता है 6 वर्ष पर, फिर उसके बाद उसे 4.5 ईयर्स पर पीओएच करना होता है। लेकिन यहाँ पर पहला वॉक्सवैगन वैगन अगर बना हो और पहला पीओएच हो, उसे 6 वर्ष के अंतराल पर पहला पीओएच किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू, यानी जो कार्टेज टाइप CTRB में जो कैप स्क्रू लगता है उसके लिए जो टॉर्क वैल्यू होता है वो हमारा 40 kg मीटर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें, तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड, यानी जो हम कैसना बोगी के मेंटेनेंस के लिए जो RDSO का टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज करते हैं वह G95 का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम G97 की, तो यह जो फ्रेट स्टॉक के जो ईयर ब्रेक से रिलेटेड जो हमारा समस्या है, ईयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड, उसको यह कंट्रोल करता है। वहीं अगर बात करें हम G86 की, तो यह मेनली हमारा जो BTP GLN जो होते हैं हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक जो होते हैं उसके मेंटेनेंस की रिगार्डिंग यह बताता है। जबकि यह जो G90 है हमारा, वो हमारा BTPN टैंक वैगन है, उसके इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की रिगार्डिंग यह RDSO पैम्पलेट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक्स, यानी CC रैक्स ये आप क्या समझते हैं। तो यह फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एक एग्जामिनेशन के टाइप्स है जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रैक। इसमें जो BPC दिया जाता है वह आफ्टर 100 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है इस प्रकार के रैक्स को एग्जामिनेशन करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करिए तो इसकी BPC की जो वैलिडिटी होती है या तो 30 + 5 डेज, या बॉक्स नेचर अगर हो मेनली तो इसे
35 प्लस 5 डेज का वीपीसी की वैलिडिटी दिया जाता है। साथ ही साथ ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100% ब्रेक पावर और इन रूट में 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। इस साथ ही साथ जो पेपर इशू किया जाता है बीपीसी के लिए वो येलो कलर में होना चाहिए अगर सीसी रैक्स हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हाई कैपेसिटी ऑफ ड्राफ्ट गियर्स आर, यानी उच्च क्षमता वाले जो ड्राफ्ट गियर्स होते हैं वो कौन से हैं यहाँ पर। तो हाई कैपेसिटी वाले अगर ड्राफ्ट गियर की अगर बात करें तो मेनली मार्क 50 और RF361 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें हम मार्क 50 की जिसकी कैपेसिटी की तो यह 5385 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। वहीं अगर बात करें RF361 का तो इसका कैपेसिटी होता है 5725 kg मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, यानी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो मिली एम्पियर की अगर बात करें तो इसे हम 10 की पावर -3 ए से डिनोट कर देंगे। वहीं अगर बात करें हम माइक्रो एम्पियर का तो इसको हम 10 के पावर -6 एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो एक्सल कैपेसिटी ऑफ बॉक्स एंड आर वैगन इज, यानी बॉक्स एंड आर वैगन का जो एक्सल का कैपेसिटी होता है वो कितने टन का होता है। तो यह 22.9 टन का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब बॉक्स एंड जो हमारा वैगन होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, जब यह कोरोजन या कोरोजिव हो जाए तो उस केस में हम इसको अपग्रेड या रिहेबिलिटेशन करके हम इसे बॉक्स एंड आर के फॉर्म में बनाते हैं, जो कि हमारा मेनली स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो इसकी अगर बात इसी का बात यहाँ पर किया जा रहा है कि इसका एक्सल कैपेसिटी कितना होता है, तो यह 22.9 टन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट ऑफ बॉक्सेन HL इज, यानी बॉक्सेन HL की जो फ्लोर शीट की जो मटेरियल बना होता है वो किसका बना होता है। तो यह IRSM 44 का बना होता है, जिसे हम स्टेनलेस स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर और सेम ट्रॉली ऑन बैगन, यानी कि यहाँ पर बैगन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम ट्रॉली पे अगर बात करें तो 13 mm और सेम बैगल पर हमारा 25 mm का व्हील ट्रेड डायमीटर में परमिसिबल अलाउएबल होते हैं। तो यहाँ पर हमसे सेम ट्रॉली पे पूछा गया था, तो 30 mm हमारा सही उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आवर हेड स्टॉक ऑफ बॉक्स एंड बैगन, यानी बॉक्स एंड बैगन का जो लेंथ हमारे हेड स्टॉक होता है, वन हेड स्टॉक से अनदर हेड स्टॉक तक टोटल लेंथ होता है 9784 mm, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम लेंथ ऑफ कपलर की बॉक्स एंड बैगन के रिगार्डिंग में, तो यह 10,713 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर न्यू बैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यानी जो नए बैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार जो टोटल बैगन का डिजिट्स होते हैं वो 11 अंकों का बना होता है। इसमें पहला जो 2 अंक है वह इसके मैन्युफैक्चर जो टाइप्स के बैगन है, टाइप ऑफ बैगन, उसको यह इंडिकेट करेगा कि बॉक्सन है कि यह BCN है, किस प्रकार के यह बैगन है, या BTPN है, किस प्रकार के टाइप्स के बैगन है, उसको यह फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह टाइप ऑफ बैगन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, यानी खाली स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक पूछा गया है। तो खाली स्थिति में पिस्टन स्ट्रोक होता है 85 ± 10 mm, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR। SWTR का फुल फॉर्म होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। जब भी वैगन ROH या वर्कशॉप में रिपेयर होने के लिए मालगाड़ी जाता है तो उसको हम सिंगल बाय सिंगल टेस्टिंग करते हैं उस वैगन्स की, जो कि हम SWTR के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी की जो साइड फ्रेम फ्रिक्शन कॉलम प्लेट्स में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो यह सिल्को मैग्नीज स्टील का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक इज, यानी न्यूमेटिक ब्रेक यानी एयर ब्रेक के साथ जो बोगी टैंक पेट्रोल वैगन के लिए जो मैकेनिकल कोड होता है वह BTPN होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। BTPN का प्रयोग हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारा केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल वगैरह इसको हम कैरी करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश बी कार यूनिट। यहाँ पर बी कार के रिगार्डिंग पूछा गया है कि एक यूनिट में कितने बी कार होते हैं। तो यहाँ पर आप जान लें कि एक यूनिट में टोटल 5 कार्स होते हैं। 5 कार की अगर फॉर्मेशन की अगर बात करें हम तो दोनों एंड में ए कार लगा होता है और बीच में जो हमारा लगा होता है वह 3 बी कार्स लगे होते हैं और वह SDB यानी स्लैकलेस ड्रॉबार के जरिए जो स्लैकलेस ड्रॉबार होते हैं इसके जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर्स हो जाएंगे बी कार्स की वह 03 की संख्या में होंगे एक यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम डैश टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ द एक्सल, यानी एक्सल के इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसे हम UST टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश, यानी 1 माइक्रोन डैश के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन की अगर बात करें हम जो कि इक्वल होता है 1/1000 की mm का, इससे अगर बात करें हम 0.001 mm से हम डिनोट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच काइंड ऑफ प्रोसेस इन रीमिंग, किस प्रकार का प्रोसेस है। तो रीमिंग एक प्रकार का फिनिशिंग प्रोसेस होता है। तो यहां पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिनिशिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम तो मेंटेनेंस डन टू इंक्रीज लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन इज रिफर्ड टू एज डैश मेंटेनेंस, यानी मशीन के जीवन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए रख रखाव को हम किस तौर पर जानते हैं। तो जब भी हम अगर बात करें हम जो मेंटेनेंस होती है मशीन्स की, उसकी अगर लाइफ और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की अगर बात की जाए तो उसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स आर डैश इन नेचर, यानी जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं अपघर्षक प्रकृति में वो किस प्रकार के होते हैं, तो यह काफ़ी हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, Which one of the following is not a suitable safety device PPE to be worn during a welding operation? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान पहने जाने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपकरण PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। जब भी वेल्डिंग के दौरान एक इक्विपमेंट होता है PPE, तो यह एप्रॉन, इसमें गूगल्स हम यूज करते हैं, साथ ही साथ हम कैनवास शूज का भी प्रयोग करते हैं और ग्लव्स का भी यूज करना चाहिए। लेकिन जो एप्रॉन है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें नॉट के लिए रिगार्डिंग पूछा गया है कि कौन सा सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन इज द फुल फॉर्म ऑफ MIG वेल्डिंग? MIG वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। या मेनली कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, उसको यह यूज करता है MIG वेल्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैटेगरीज? निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी औरों से भिन्न है? तो यहाँ पर बात करें डिफरेंस फ्रॉम अदर कैटेगरीज से, तो यहाँ पर हमारा क्रेन भी किसी ऑब्जेक्ट को उठाता है, फोर्क लिफ्टर भी उठाता है, जैक भी उठाता है, लेकिन यहाँ पर टर्न टेबल जो है वो हमारा 3 ऑप्शन जो अदर ऑप्शन है उससे रिगार्डिंग में यह डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो ड्राइंग इज डैश, ड्राइंग निम्नलिखित में से ड्राइंग के संबंध में क्या सत्य है? तो ड्राइंग एक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स होता है, यानी इंजीनियर्स की भाषा है लैंग्वेज ड्राइंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज, यानी जो वर्नियर कैलिपर का जो निम्नतम मापांक होता है वो क्या होगा? लिस्ट काउंट यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्नियर कैलिपर का, तो यह होता है 0.01 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द अर्थिंग इज अ सिस्टम ऑफ, अर्थिंग एक प्रकार का प्रणाली है किसका? तो यह सेफ्टी का सिस्टम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर अ वेल्डिंग ऑपरेशन? निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग संयोज वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस में, किस प्रकार के वेल्डिंग में हम कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस का यूज करते हैं? तो इसमें हम जो हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो वेल्डिंग होता है दोनों के कॉम्बिनेशन से हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पर्टेनिंग टू क्रेन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स द रेशियो बिटवीन डैश, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो क्रेन के संबंध में जो सुरक्षा गुणांक का जो तात्पर्य निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो क्रेन के संबंध में हम बात करें अगर कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है वह मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द लोड बियरिंग पार्ट्स एंड द डेट ऑफ द लोड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, यानी 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वह किसके बराबर होता है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो यह मेनली 1 किलोवाट आवर होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, विच वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन सेंसेज दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंटरनल फॉल्ट ऑफ रनिंग मशीन। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संवेदन को किसी चलती हुई मशीन की आंतरिक दोषों को पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई रनिंग मशीन्स हो तो उसमें अगर इंटरनल कोई फॉल्ट्स हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ह्यूमन सेंसेज लगते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मेनली जो बेस्ट सेंसेज होते हैं वो स्मेलिंग होते हैं, सूंघना। तो यहाँ पर सही बात करें अगर ऑप्शंस की, तो सी इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा, ताकि जो हमारा कोई बर्निंग आइटम्स होगा अगर उसमें फॉल्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको हम स्पेलिंग करके उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे वर्कशॉप्स इज द फेमस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लिफ्टिंग जैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कारखाना लिफ्टिंग जैक्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो लिफ्टिंग जैक की अगर बात करें तो इस मामले में जमालपुर वर्कशॉप जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है वह इसमें फेमस रखे गए थे। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गैस सिलेंडर शुड बी केप्ट इन पोजीशन आ। यानी जो गैस सिलेंडर है उसे वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग इज। जो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग होता है उसमें जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो कौन सा होगा। तो वह मेनली अगर बात करें हम तो ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बिल्डिंग रेक्टिफायर कन्वर्ट्स आ। जो बिल्डिंग रेक्टिफायर होता है उसका प्रयोग हम करते हैं किस लिए, तो यह हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ आर्क बिल्डिंग। यानी इनमें से कौन सा आर्क बिल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो आर्क बिल्डिंग की अगर बात करें हम, जो इसका प्रकार नहीं होना चाहिए, तो पहला हम बात करें अगर, तो आर्क बिल्डिंग में हमारा रेसिस्टेंट बिल्डिंग, टीआईजी बिल्डिंग और एमआईजी बिल्डिंग होता है, लेकिन थर्मिट बिल्डिंग हमारा आर्क बिल्डिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच गैस रेगुलेटर शुड बी क्लोज फर्स्ट इन गैस बिल्डिंग। यानी गैस बिल्डिंग में सबसे पहले हम किसको बंद करना चाहिए, तो इसमें हम ऑक्सीजन को पहले बंद करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, इसको हम सम करना है सारे को। तो यहाँ पर दिया गया है 34.07, फिर दिया गया यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 टाइम तक 0 है, फिर 7 दिया गया है, फिर यहाँ पर 0.7 है। सारे को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि 7077.34.7707 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हमारा
289 का अंडर रूट दिया गया है, तो 289 का जो अगर बात करें अंडर रूट का, तो यह 17 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट परसेंट इज 18 ऑफ 60, यानी कितना 60 का कितना प्रतिशत है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 18, 60 का हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो x/100 हम कर देंगे जो कि इक्वल है 18 का। तो यहाँ पर सीधे सीधे 20 का 3 टाइम्स करेंगे आप तो 60 कट जाएगा, और यहाँ पर 5 टाइम्स में, यहाँ पर आपका 6 टाइम में, तो 30% ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो 1 मीट्रिक टन डैश इक्वल टू डैश kg, तो 1 मीट्रिक टन की अगर बात करें तो यह 1000 kg के इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 3:3 और यहाँ पर 15 का रेशियो जो निकल कर आएगा वो कितना होगा। तो सिंपली आप 3/13 और 15 यहाँ पर इस तरह से लिख ले। तो यहाँ पर 3 का 5 टाइम्स में यहाँ 15 कट जाएगा, तो यहाँ पर x के वैल्यू जो निकल कर आएगा को 13 × 5 यानी 65 निकल कर आएगा, जो आपका उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव, यानी पैटर्निटी लीव के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा जाता है मेल रेलवे कर्मचारी के लिए वो 15 डेज का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो टाइम पीरियड रखा गया है 15 डेज का, वह कर्मचारी की जो चाइल्ड्स बर्थ से 6 महीने के अंदर लेना होता है, अदरवाइज यह पीएल को लैप्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस द टारगेट ऑफ 300 LAP could not be achieved, which leave can be used to compensate, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अगर कोई कर्मचारी हो जिसका रिटायरमेंट का टाइम अगर 300 LAP अगर नहीं कंप्लीट हो रहा हो, तो उस दौरान जो दूसरे छुट्टी है जिसका उपयोग उसको कंबाइन करने के लिए किया जाता है, उसमें हमारा LHAP का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज, यानी जो रेलवे एम्प्लॉयज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो स्कूल पासेज इशू किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 3 सेट्स में इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इस सोलर यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। द वेनस यानी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह गर्म जो है होते हैं वेनस एटमॉस्फेयर, या जो उनके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होते हैं काफ़ी मात्रा में, जिससे काफ़ी हीट एनर्जी उसमें बरकरार रहता है, जिससे जो इसके एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी गर्म रहते हैं वेनस की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें हम, तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इन्वायरमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, नॉट थ्रेट टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें हम, तो ग्रोइंग प्लांट्स इसका सही एग्जाम्पल होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट के लिए खतरा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ग्रोइंग प्लांट्स।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाई डू पीपुल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूवमेंट करते हैं। तो इसका मेन रीजन हो सकता है फॉर फाइंड जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ अ पर्सन हैव 5 रेसिस्टर्स each of value 1 ohm then the maximum resistance he can obtain by connecting them is। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 5 रेसिस्टर्स है जिसका वैल्यू प्रत्येक का 1 ओम है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए उसे कनेक्ट करना होगा। तो जब भी आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्राप्त करना होगा तो उस केस में आपको रेसिस्टेंस जो रेसिस्टर्स है उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए जो हमारा टोटल रेसिस्टेंस निकल कर आएगा वो हम प्रत्येक का 1 ओम दिया गया है। तो सिंपली आप 1 + 1 + 5 टाइम्स ऐड कर दें, जो आपका 5 ओम मैक्सिमम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न हमसे मैक्सिमम रेसिस्टेंस पूछा गया था। तो सबसे पहले हम सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे और सारे को हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू, यानी जो औद्योगिकीकरण होता है वह अक्सर क्या होता है। तो जब भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें हम तो यह हमारा डेवलपमेंट्स को लीड करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का जो बैकबोन बोला जाता है जिस मेटल को, वो हमारा आयरन एंड स्टील होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल स्टील दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भी करंट में मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए बैकबोन के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है धारावी द लार्जेस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, विश्व में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी कहां पर स्थित है। तो यह मुंबई के अंतर्गत स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच इज नॉट द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी हमारे संविधान की कौन सा विशेषता नहीं है। तो यहां पर बात करें नॉट के रिगार्डिंग पूछा गया है फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो इसमें है एडॉप्शंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। थर्ड है यहाँ पर इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, ये भी उपलब्ध है। स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियंस, ये भी सही है। लेकिन जो प्रिफरेंस ऑफ हिंदू एंड रिलीजन या संविधान के अंतर्गत कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ 10 years old चाइल्ड वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कारखाना में काम करने वाले जो 10 वर्षीय बच्चे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चाइल्ड लेबर के तौर बिलो 14 years, 14 years अगर हो तो उस तौर पर यहाँ पर 10 year की रिगार्डिंग पूछा गया है तो उसे चाइल्ड लेबर के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब की रिगार्डिंग पूछा गया है। तो 1331 की अगर बात करें हम तो इसे हम 11 × 11 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब के तौर पर आता है। वहीं अगर बात करें हम 512 की तो यह 8 के जब 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। वहीं 343 की अगर बात करें हम तो यह 7 × 7 × 7 ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर बात करें हम 100 का तो 100 में केवल हम 10 × 10 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है।
लेकिन परफेक्ट क्यूब की अगर बात करें तो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि 15 बुक्स वेट 6 kg, व्हाट विल बी द 6 बुक्स वेट। यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि किसी 15 किताब का वजन 6 किलो है तो 6 किताबों का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली 15 बुक का आपका वजन दिया गया है 6 kg है, तो एक बुक का वजन आप निकालेंगे 6/15 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6 बुक का जब निकालने के लिए जाएंगे तो 6 × 6/15 हो जाएगा। यहाँ पर 36/15। जब इसे कट करेंगे आप तो आपका 2.4 kg निकल कर आएगा, जो कि 6 बुक्स का वजन होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज नॉट अ नेचुरल फेनोमेना, यानी कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है। तो अर्थ क्यूब एक नेचुरल फेनोमेना है, साइक्लोन्स भी है। इसके अलावा हम बात करें अगर लाइटनिंग भी हमारा होता है, लेकिन जो हमारा अर्थिंग है ये हमारा नेचुरल फेनोमेना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू, यानी जो वनों की सफाई को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कॉपर इज अ, कॉपर एक प्रकार का क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रिक जो हमारा गुड कंडक्टर होता है वो हमारा कॉपर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए टेम्परेचर एट विच द सबस्टांस बर्न्स इज कॉल्ड, वह तापमान जिस पर जो पदार्थ अगर चलना होता है उसे हम कैंडलिंग टेम्परेचर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 234, 234 का जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर हमें 234 लेना है तो यहाँ पर सिंपली देखिए कि 100 × 400 हो जाएगा या 300 हो जाएगा, तो दोनों हमारा तो ऐसे भी नहीं होगा। फर्स्ट के हम अगर ऑप्शन की तरफ चलिए अगर तो 2 × 100 यानी 200 प्लस यहाँ पर 3 × 10 है तो हमारा 30 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 234 हमारा निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ विच 40 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 50 स्टूडेंट किसी क्लास के अंतर्गत है, इसमें 40 लड़के हैं और जो हमारा रिमेनिंग जो 10 है वो गर्ल्स है। तो रेशियो पूछा जा रहा है नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का। सिंपली आप यहाँ पर देखिए कि 40 हमारा बॉयज हो जाएंगे, 10 हमारा गर्ल्स है, तो 4:1 के रेशियो में निकल कर आएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं DDT वाज इन्वेंटेड बाय, जो यानी जो हमारा DDT है वो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है, तो यह
पॉल हरमन मुल्लर के द्वारा और साथ ही साथ कल बेंच जो है हमारा उनके द्वारा यह इन्वेंटेड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कल बेंच दिया गया है, काल बेंच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर राजभाषा अधिनियम को कब बनाया गया था? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया था, यह 10 मई 1963 को लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राजभाषा संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो लोकसभा से 20 मेंबर्स और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारत की राजभाषा नहीं है। तो यहाँ पर बात करें हिंदी, कोंकणी और कन्नड़ भारत की राजभाषा है, लेकिन मिजो अभी तक ऐसी कोई राजभाषा इंक्लूडेड नहीं है 22 लैंग्वेज के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिला था? तो हिंदी को राजभाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949 को लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? यानी जो उच्चतम न्यायालय में अगर बात करें लैंग्वेज या उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो लैंग्वेज यूज किए जाएंगे वह कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो यह आर्टिकल 348 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, यानी 348 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो जो हमारा अगर बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में सामासिक संस्कृति वहन का जिम्मेवारी, यह आर्टिकल 351 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो राजभाषा अधिनियम 1976, यहाँ पर अधिनियम नहीं नियम होना चाहिए था। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग के दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे 3 वर्गों में ABC रीजन्स में बांटे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है किस अनुच्छेद में निर्देश की संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए? यह आर्टिकल 351 एंड 351 में मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राजभाषा आयोग की गठित करने की प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राजभाषा आयोग के गठित करने का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 344 में बताया गया है। तो यहाँ पर 344 आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वह बाला साहब गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वह 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और प्रथम अध्यक्ष बाला साहब गंगाधर खेर को बनाए गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।